विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने क्लास 9th के चैप्टर 9th ग्रेविटेशन के जो हमारा एग्जाम्पलर बुक है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है, वो मून के सरफेस के नज़दीक गिर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? उसकी वेलोसिटी सेम होगी, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एसिलरेशंस, उनके एसिलरेशंस अलग अलग होंगे, एक्सपीरियंसेस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, या अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, या अपने इनर्शिया में वो चेंज को महसूस करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव सम वेलोसिटीज़ एट एनी इंस्टेंट, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी इंस्टेंट पर उनकी जो वेलोसिटी है सेम होगी। लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल इट्स एक्सीलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास हैज़ नो रोल टू प्ले। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करता है तो उसका जो इस टाइम जो उसका एक्सीलरेशन होता है वो सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर उसका जो मास होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। ड्यू टू दिस, irrespective of their masses, the object under free fall will have same velocity at any instant। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है जब फ्री फॉल में होता है तो उसका जो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर जा करके सेम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, इक्वेटर और पोल पर सेम होती है, या इज लीस्ट ऑन पोल, पोल पर लीस्ट होती है, या इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पर कम होती है, या इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, या पोल से इक्वेटर में जब हम आते हैं तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर होगा इज लीस्ट एट इक्वेटर, मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है इक्वेटर पर सबसे कम होती है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर इज़ मोर ऑन इक्वेटर दैन द पोल्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस का और उसके सेंटर का, इक्वेटर के सेंटर का, ये पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मोर ओवर जी वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस। यहाँ पर रेडियस के स्क्वायर के कंपैरिजन में जो जी का वेरिएशन है वो इन्वर्स होता है, इन्वर्स वैल्यू होता है। ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ लीस्ट ऑन इक्वेटर। इसी वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होती है। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज़ एफ। दो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है। इफ़ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास को बिना उसके बीच के डिस्टेंस को चेंज किए हुए मास को हाफ कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? F/4 होगा, F/2 हो जाएगा, F हो जाएगा, या 2F हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, F/4 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेरीज डायरेक्टली एज देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हेन द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस। इसी वजह से अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास उनका डिस्टेंस चेंज किए बिना हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम वुड बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉय इज व्हीलिंग अ स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग इन एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन। तो यहाँ पर कोई एक लड़का है जो एक धागा है उसमें स्टोन बांध करके उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो अगर स्ट्रिंग है, जो धागा है वो टूट जाता है तो क्या होगा? तो स्टोन का क्या होगा?
ऑप्शन ए है विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये सेंटर की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर पाथ के टेंजेंट से होते हुए जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ अवे फ्रॉम द बॉय, तो यहाँ पर लिखा है कि वो जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि जब स्ट्रिंग अगर टूट जाती है तो जो स्टोन है कहाँ जाएगा, विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन में स्टोन जो है वो मूव करेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, when an object in circular motion it tends to be in rectangular motion at any instant of time, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो रेक्टेंगुलर मोशन में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रहता है। इट इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, बट व्हेन द स्ट्राइकिंग स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा जो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर जो धागा है वो टूट जाता है तो स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल पाथ को सर्कुलर पाथ के टेंजेंट से होते हुए वो जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़, तो कोई ऑब्जेक्ट है उनको 3 लिक्विड में डुबाया जाता है जिसकी तीनों लिक्विड की डेंसिटीज़ अलग अलग है। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विथ 1/9, 2/12 and 3/7 part of their volume of outside the liquid surface in liquids of densities D1, D2 and D3 respectively, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो जब फर्स्ट लिक्विड में डुबाया जाएगा तो 1/9 पार्ट जो है उसका फ्लोट करता है, सेकंड में 2/11 पार्ट उसका फ्लोट करता है, थर्ड में 3/7 पार्ट उसका जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीनों लिक्विड है उसकी डेंसिटी को D1, D2, D3 कंसिडर किया गया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बतलाना है। फर्स्ट है D1 इज़ ग्रेटर दैन D2, D2 इज़ ग्रेटर दैन D3, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। यहाँ पर D1 जो है वो लेस देन होगा D2 से और D2 लेस देन हो जाएगा D3 से। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, यहाँ जो है सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम का जो है एलसीएम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/9, 2/11 और 3/7, तो ये है वैल्यू दिया हुआ है। इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 693 और इसके बाद इसको हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 77/693, सेकंड का आएगा 126/693 और थर्ड का आएगा 279/693। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो फ्रैक्शन है इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ जो डेंसिटी लिक्विड का है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा, जो हो जाएगा एंड D1 लेस देन D2 लेस देन D3, D2 लेस देन D3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिलेशन F इज इक्वल टू Gmm/d², द क्वांटिटी G, तो ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू Gmm/d², इसमें जो G है वो क्या है ये बतलाना है। तो हम पढ़ चुके हैं G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स किसके किसके बीच में बताता है, तो कोई भी बॉडी जिसका कि मास कुछ भी मास हो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी G इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसमें G का जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, जो G है वो मास और रेडियस अर्थ के रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, सिंस G इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट
क्योंकि जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हैंस इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन मास और रेडियस ऑफ द अर्थ, इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो मास और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंसेस। दो पार्टिकल है जिसको कि कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। इफ़ द मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, तो दोनों पार्टिकल का मास को डबल कर दिया जाता है। कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, उनके बीच का डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं लेकिन मास को डबल कर दिया जाता है। तो इस केस में द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है उसका क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेरीज डायरेक्टली एज देयर मास इज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब लगता है तो वहाँ पर उसमें जो मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हेन द masses ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, इसीलिए अगर बिना दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट का जो बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए उसके मास को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम वुड बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो इस केस में जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके 4 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाई। तो यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किस वजह से होता है, तो ये क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट्स masses सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर दो यूनिट पॉइंट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है जो मासेस इसका यूनिट पॉइंट के लगभग है, इसको सेपरेट किया जाता है कि यूनिट डिस्टेंस थे, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। तो अर्थ के सेंटर पे जिसका कि अर्थ का रेडियस आर है उस पर वहाँ पर वेट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो अर्थ के सेंटर पे ऑब्जेक्ट का वेट 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वी नो दैट वेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जी। हम जानते हैं कि वेट जो है मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। हैंस व्हेन जी इज इक्वल टू 0 वेट वुड बी 0। इसलिए जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेट भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एयर में वेट 10 न्यूटन है। व्हेन इमर्स्ड फुली इन वाटर इट वेट्स ओनली 8 न्यूटन। तो जब इसको पूरा का पूरा पानी में इमर्स कर दिया जाता है तो इसका वेट सिर्फ 8 न्यूटन रह जाता है। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो वहाँ पर लिक्विड का वेट क्या होगा ये बतलाना है। तो ये कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 न्यूटन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। तो कैसे निकालेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है कितना वेट डिस्प्लेस किया है लिक्विड का, उसको निकालने के लिए जो भी वेट एयर का होगा उसको हम लोग लिक्विड के वेट से माइनस कर देंगे। तो एयर का वेट क्वेश्चन में 10 न्यूटन है और लिक्विड का वेट 8 न्यूटन है, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2 न्यूटन, इसलिए 2 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है। आगे लिखा है, मोरओवर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर। तो आर्किमिडीज थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में हम डुबाते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ एपरेंट रिडक्शन इन इट्स वेट। तो उसका जो वेट होता है उसमें एपरेंट रिडक्शन दिखा जाता है, वेट जो है कम फील होता है। एंड द रिडक्शन इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो रिडक्शन होता है वो किस वजह से होता है, वो किसके बराबर होता है, वो जितना लिक्विड को जो ऑब्जेक्ट है वो जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है उतना ही वेट में रिडक्शन फील होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ। तो एक लड़की है जो कि एक बॉक्स पर खड़ी है, उस बॉक्स का जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है और विड्थ जो है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर
सेंटीमीटर विड्थ इन 3 ways। तो यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी। तो यहाँ पर किस केस में जो प्रेशर ब्रिक पर जो एक्सर्ट होगा उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ ऑफ द फ्रॉम द बेस। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हम जानते हैं कि प्रेशर जो है सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम देन प्रेशर विल बी मैक्सिमम। जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। हैंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज an apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and apple। तो कोई भी एप्पल जब है वो ट्री से जब गिरता है तो वो नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वर्क करता है अर्थ और एप्पल के बीच में, इसीलिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। इफ़ F1 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल। तो यहाँ पर जो F1 है उसको मान लिया कि मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जैसे कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट करता है। एंड F2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन अर्थ। और F2 जो है वो मतलब एप्पल जो है उस एप्पल जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड है, एप्पल अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में क्या होगा, F1 एंड F2 आर इक्वल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, F1 एंड F2 आर इक्वल। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि हर एक एक्शन के इक्वल और ऑपोजिट हमेशा रिएक्शन होगा, इसीलिए F1 और F2 जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी MCQs की ये जो क्लास है आज यहाँ पर एंड हो रही है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।